नेक्स्ट चैप्टर इज सेमीकंडक्टर। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई मेन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नीट में सेमीकंडक्टर और गेट से मिलाकर हर साल लगभग 3 क्वेश्चन आते हैं। जेई मेन में एक पक्का आता है, 2 के भी चांसेस बन सकते हैं। अब तो चलो नंबर ऑफ क्वेश्चन जेई मेन में कम हो गए हैं, 30 की जगह 25, तो एक ही बनेगा। तो सबसे पहले इसमें थोड़ा सा बेसिक सा आइडिया, इस टॉपिक से पहले कुछ बेसिक आइडिया। हमारे पास 2 बैंड बनते हैं, एक वैलेंस बैंड, एक कंडक्शन बैंड। व्हाट डू यू मीन बाय बैंड? थोड़ा सा बेसिक सा बता रहा हूं बेटा मैं आपको। मान लो मेरे पास एक आइसोलेटेड एटम है। अगर एक आइसोलेटेड एटम है तो उसके एनर्जी लेवल डिफाइंड है। बट जब हम एक सॉलिड बनाते हैं तो एटम्स पास पास आ जाते हैं, और पास पास आने की वजह से अब एक एटम की एनर्जी आइसोलेटेड एटम जैसी नहीं रह पाती, उसकी एनर्जी मॉडिफाई हो जाती है। मतलब अब उसके फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स डिफाइन नहीं होते। और ऐसे जब बहुत सारे एटम्स पास पास आ जाते हैं, जैसे जिसके इसमें सॉलिड बनता है, तो वहां पर एक एनर्जी लेवल ना होकर उसके आसपास कई सारे एनर्जी लेवल होते हैं, जो हम बैंड थ्योरी से पढ़ते हैं। और बैंड थ्योरी आई थिंक आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ते हो, उसके अंदर अपना केमिस्ट्री के अंदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। वहां से आप बैंड्स बनाते हो कि कैसे बैंड्स बनते हैं। तो 2 टाइप के हम बैंड बना देते हैं, एक वैलेंस बैंड बनता है और एक कंडक्शन बैंड बनता है। वैलेंस बैंड क्या होता है? बैंड का मतलब है कई सारे एनर्जी लेवल पास पास पड़े हों तो उसको हम बैंड बोलते हैं। तो ये एक वैलेंस बैंड बन गया। ऐसे ही यहाँ पर एक बैंड बना, इसको हम कौन सा बैंड बोलेंगे बेटा? इसको हम कंडक्शन बैंड बोलेंगे। बोलो बेटा, ये हमारे पास एक कंडक्शन बैंड बन गया। एक वैलेंस बैंड है, एक कंडक्शन बैंड है, ठीक है। अब वैलेंस बैंड में कई सारे एनर्जी लेवल हैं। वैलेंस बैंड कंप्लीटली या पार्शियली फिल्ड होता है, ये कभी भी एम्प्टी नहीं होगा। जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो वैलेंस बैंड में होंगे। समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो वैलेंस बैंड में होंगे। ये कंप्लीटली फिल्ड या पार्शियली फिल्ड होगा। हाँ बेटा, क्लियर है? ऐसे ही कंडक्शन बैंड है, ये जनरली एम्प्टी होता है। वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो करंट को कंस्टिट्यूट नहीं करते। जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करके कंडक्शन बैंड में जाते हैं तभी करंट चलता है, अदरवाइज करंट नहीं चलता, ठीक है। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, ध्यान रखना है। और वहां जाने के बाद उन इलेक्ट्रॉन्स का नाम कंडक्शन इलेक्ट्रॉन हो जाता है, बिकॉज नाउ दे कंस्टिट्यूट्स द करंट। वैलेंस बैंड के अपर मोस्ट लेवल और कंडक्शन बैंड के लोअर मोस्ट एनर्जी लेवल के बीच में गैप होता है, जिसको हम Eg से लिख देते हैं। एंड दिस Eg इज नोन एज फोरबिडन एनर्जी गैप। दिस Eg इज नोन एज फोरबिडन एनर्जी गैप और बैंड गैप। ये फोरबिडन का मतलब है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के रहने की मनाही है। इलेक्ट्रॉन या तो वैलेंस बैंड में रहेगा या कंडक्शन बैंड में। ये बैंड गैप डिसाइड करता है कि कंडक्टर है, इंसुलेटर है या सेमीकंडक्टर है। अभी तक मैंने आपको सिर्फ बैंड्स बताए हैं कि एक वैलेंस बैंड बनता है, एक कंडक्शन बैंड बनता है, इनके बीच में गैप होता है जिसको हम फोरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं और बैंड गैप बोलते हैं। ये चीज आपको क्लियरली समझ में आनी चाहिए। उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। अब हमने ये पढ़ा है। पहले अगर मैं थोड़ा सा कंडक्टर के बारे में बताऊं, कंडक्टर्स वो होते हैं जिनकी हाई कंडक्टिविटी होती है, हाई कंडक्टिविटी और लो रेजिस्टिविटी। ये ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी की बात कर रहा हूं। सेमीकंडक्टर्स वो होते हैं जिनकी मॉडरेट कंडक्टिविटी होती है। अभी आ जाऊंगा इस पे वापिस कि व्हाट डू यू मीन बाय मॉडरेट कंडक्टिविटी। और इंसुलेटर्स क्या होते हैं? इंसुलेटर्स वो होते हैं जिनकी लो कंडक्टिविटी होती है और हाई रेजिस्टिविटी होती है। आपको बड़े ध्यान से समझना है मैं क्या कह रहा हूं बेटा। सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में होती है।
ठीक है, और रजिस्टिविटी भी इन दोनों के बीच में होती है। कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी हाई होती है, इंसुलेटर्स की कंडक्टिविटी लो होती है, और सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी इन दोनों के बीच में होती है। दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। अब मैं बात कर रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी, मतलब बैंड के हिसाब से अगर अब हमें देखना है कि कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है, सेमीकंडक्टर क्या है, तो अब आपको बड़े ध्यान से देखना है। अगर मैं कंडक्टर की बात करूं, इन केस ऑफ कंडक्टर्स वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड पार्शियली ओवरलैप्स ईच अदर, जनरली पार्शियली ओवरलैप्स करते हैं एक दूसरे से। वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड पार्शियली ओवरलैप्स ईच अदर। अगर ये पार्शियली ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब ये हो गया कि ये मेरे पास वैलेंस बैंड है, ये मेरे पास कौन सा बैंड हो गया बेटा, वैलेंस बैंड है। अब अगर मुझे कंडक्शन बैंड बनाना है तो मैं इस कंडक्शन बैंड को ऐसे बनाऊंगा, ये कंडक्शन बैंड हो गया आपका। एक वैलेंस बैंड है और दूसरा कौन सा बैंड है बेटा, कंडक्शन बैंड है। अब आप बड़े ध्यान से समझो, वैलेंस बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल थे। नाउ some of the electrons of valence band are already available in the conduction band for the conduction, which results in conduction. Some of electrons of valence band are already available in conduction band, which results in conduction. इसीलिए हम बोलते हैं कि conductors have high conductivity, even at low temperature electrons are available for the conduction. That's why conductors have high conductivity. क्यों? इस केस में आप समझोगे पार्शियली ओवरलैप करते हैं या इन दोनों के बीच में कोई भी गैप नहीं होता। इंसुलेटर्स की बात करूं, अगर मैं इंसुलेटर्स की बात करूं, ये वैलेंस बैंड, ठीक है, ये कंडक्शन बैंड, एक वैलेंस बैंड एक कंडक्शन बैंड, इन दोनों के बीच का गैप फॉरबिडन एनर्जी गैप। इंसुलेटर के लिए ये बैंड गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। इंसुलेटर के लिए ये बैंड गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा का होता है। फॉर एग्जांपल कार्बन एक इंसुलेटर है, ठीक है। मतलब क्या है, इवन इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर्स इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट गेन सफिशिएंट एनर्जी टू जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड व्हिच रिजल्ट्स इन कंडक्शन। तो इसका मतलब क्या है कि इंसुलेटर में हाई टेम्परेचर पर भी, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर भी कंडक्टिविटी नहीं आती है। दैट्स व्हाई इंसुलेटर्स हैव लो कंडक्टिविटी। और अगर सेमीकंडक्टर की बात करूं, सेमीकंडक्टर में ये वैलेंस बैंड हो गया, और ये कंडक्शन बैंड हो गया। ठीक है, इनके बीच का जो गैप है इसको फॉरबिडन एनर्जी गैप बोल दिया। ये जो एनर्जी गैप है ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, 0 से बड़ा होता है, तो ये सेमीकंडक्टर है। ठीक है, मतलब क्या है, अगर मैं टेम्परेचर को कम रखूं, at low temperature electrons will not gain the sufficient energy, will jump from valence band to conduction band, and hence
A semiconductor behaves as an insulator. Semiconductor behaves as an insulator at low temperature. But as we increase the temperature, electrons will gain the energy and will jump from valence band to conduction band because this band gap is not so much large. समझ आ रही है बेटा मैं क्या कह रहा हूं? इसीलिए सेमीकंडक्टर इज ए परफेक्ट इंसुलेटर एट लो टेम्परेचर और परफेक्ट इंसुलेटर एट 0 केल्विन. Or semiconductor behaves as an insulator at low temperature, and as we increase the temperature, more number of electrons will jump from valence band to conduction band. ज्यादा number of electrons jump करेंगे valence band से conduction band से, तो इस valence band से conduction band तक तो इसकी conductivity बढ़ेगी. तो semiconductor की conductivity temperature बढ़ाने के साथ बढ़ती है. Semiconductor की conductivity insulator और conductor के बीच में है. ठीक है, इसमें एक लेवल होता है फर्मी एनर्जी. कौन सी एनर्जी बोलते हैं बेटा? फर्मी एनर्जी या फर्मी एनर्जी लेवल. फर्मी एनर्जी का मतलब क्या है? फर्मी एनर्जी लेवल इज द मैक्सिमम एनर्जी that an electron can have at 0 केल्विन. एक इलेक्ट्रॉन 0 केल्विन पर मैक्सिमम कितनी एनर्जी रख सकता है? 0 केल्विन पर इलेक्ट्रॉन कहीं बीच में आएगा यहाँ पर, क्योंकि ऊपर तक तो जंप ही नहीं कर पाएगा. उस एनर्जी को हम कौन सी एनर्जी बोलते हैं बेटा? फर्मी एनर्जी. एंड इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर द फर्मी एनर्जी लेवल लाइज बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड. ये आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए कि किसकी कंडक्टिविटी कैसे है, किसकी ज्यादा है, किसकी कम है, सेमीकंडक्टर में कैसे काम हो रहा है, इंसुलेटर में क्या हो रहा है और कंडक्टर के केस में क्या है. सेमीकंडक्टर में मैंने आपको बताया बैंड गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होना चाहिए. आपको पता होना चाहिए बेटा बैंड गैप ऑफ सिलिकॉन इज 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये एट रूम टेम्परेचर की बात कर रहा हूं मैं. ये रूम टेम्परेचर के आसपास ये वैल्यू होती है. बैंड गैप ऑफ जर्मेनियम इज 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये भी एट रूम टेम्परेचर है. ये भी किस पे बेटा? रूम टेम्परेचर पे. बैंड गैप ऑफ गैलियम आर्सेनाइड इज अराउंड 1.41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये भी एट रूम टेम्परेचर है. ठीक है, यहीं पे एक चीज और याद रखनी है. बैंड गैप ऑफ ए मटेरियल सेमीकंडक्टर मटेरियल decreases with इंक्रीज इन टेम्परेचर. टेम्परेचर बढ़ाने के साथ बैंड गैप क्या कर जाता है बेटा? डिक्रीज कर जाता है. जैसे एग्जांपल के लिए एक बात करूं, कार्बन सिलिकॉन, ये अलग चीज है, ये अलग बता रहा हूं. कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम ये तीनों 14th ग्रुप एलिमेंट हैं. 14th ग्रुप एलिमेंट का ये तीनों के वैलेंस 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस होते हैं. स्टिल कार्बन इंसुलेटर है, उसका बैंड गैप ज्यादा होता है, और सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर है. कैसे डिसाइड हुआ? जैसे इन दोनों में देख लो. सिलिकॉन की अगर मैं बात करूं, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है, तो जो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो 3rd ऑर्बिट में आते हैं, और इसमें 4th या 5th ऑर्बिट में आएंगे जर्मेनियम का नंबर देख के, और कार्बन में 2nd ऑर्बिट में आएंगे 1s2 2s2 2p2. कार्बन का 6 होता है. 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन सब में. तो किसके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा पास है? कार्बन के. तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकालने देगा. पर सिलिकॉन के कार्बन के कंपैरिजन में इजीली निकल जाएंगे, जर्मेनियम के और इजीली निकल जाएंगे. इसका मतलब जर्मेनियम का बैंड गैप कम है, सिलिकॉन का उससे थोड़ा सा ज्यादा है, कार्बन का उससे और ज्यादा है. क्लियर है? तो आपको पता भी होना चाहिए बैंड गैप ऑफ कार्बन इज ग्रेटर देन द बैंड गैप ऑफ सिलिकॉन इज ग्रेटर देन द बैंड गैप ऑफ जर्मेनियम. ये इनका ऑर्डर है, आपको ध्यान होना चाहिए. इवन दो तीनों में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, स्टिल कार्बन क्या है बेटा? इंसुलेटर है. क्यों है कार्बन इंसुलेटर? आपको ये भी पता होना चाहिए क्योंकि इसका बैंड गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा आ रहा होगा. इनका ऑर्डर आपस में ये होना चाहिए. अच्छा, जनरली 14th ग्रुप एलिमेंट्स को हम सेमीकंडक्टर मटेरियल लेते हैं. कौन से एलिमेंट्स को बेटा? 14th ग्रुप एलिमेंट्स. 14th ग्रुप एलिमेंट्स का मतलब हो गया बेटा सिलिकॉन, जर्मेनियम एटसेट्रा. बट ये भी कोई जरूरी नहीं है कि सारे 14th ग्रुप एलिमेंट ही आपके सेमीकंडक्टर हो. ये 14th ग्रुप एलिमेंट को जनरली हम सेमीकंडक्टर लेते हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल है. 14th ग्रुप में ही एक एक्सेप्शनल केस होता है SN. SN टिन बोलते हैं शायद. ठीक है, SN जो है ये एक मेटल है.
ये एक मेटल है, ये सेमीकंडक्टर मटेरियल नहीं है, ये इसमें एक्सेप्शन है। इसलिए मैंने बोला जनरली 14th ग्रुप एलिमेंट्स में से हम चूज करते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल, बट इट डजंट मीन कि ऑल 14 ग्रुप एलिमेंट्स आर सेमीकंडक्टर। उसमें से एक एक्सेप्शन ये भी है, ये आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए। एक्चुअली जब हम बैंड गैप का फॉर्मूला लिखते हैं, जैसे मान लो मैं सिलिकॉन के लिए ही फॉर्मूला लिख दूं, तो सिलिकॉन के लिए जो फॉर्मूला ऐसे होता है 1.12 माइनस या 14 माइनस कोई टर्म होगी 0.62, मेरे को एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, एमटीजी की बुक में लिखी हुई होगी, आप वहां से चेक कर सकते हो, इनटू टी। तो आप टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाते चलोगे, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते चलोगे, ठीक है, ये बैंड गैप कम होता जाएगा टेम्परेचर के साथ, बट वो ही ज्यादा इफेक्ट नहीं आता। इसीलिए आप अकॉर्डिंगली आप सारी चीजें मैंने आपको कहा, ये जो हमने देखा है ये रूम टेम्परेचर पे है, अलग अलग टेम्परेचर्स पे आपको अलग अलग चीजें ऐसे देखनी पड़ती है जो आपको समझ में आना चाहिए कि इस बैंड गैप किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाने के साथ कम हो। नेक्स्ट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और प्योर सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में भी बेटा कई टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं, जैसे होता है एलिमेंटल सेमीकंडक्टर जो सिंगल एलिमेंट का बना हुआ हो, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम। फिर होता है कंपाउंड सेमीकंडक्टर जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट का बना हो, जैसे गैलियम आर्सेनाइड, ठीक है। तो ऐसे मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर, इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर, अलग अलग टाइप के सेमीकंडक्टर आते हैं। मैं अभी पढ़ा रहा हूँ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और प्योर सेमीकंडक्टर। एलिमेंटल लिया है, सिलिकॉन का लिया है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। वेल इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है कोवलेंट बॉन्ड बनता है, कोवलेंट बॉन्ड से एक क्रिस्टल का पार्ट मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है। अब अगर आपको सेमीकंडक्टर का बैंड डायग्राम ध्यान हो तो बेटा यहाँ पे वैलेंस बैंड है, यहां पर कंडक्शन बैंड है, इनके बीच का ये जो गैप है ये ईजी है। इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड पे जाने के लिए, मतलब करंट में कंस्टिट्यूट करने के लिए, मतलब फ्री होने के लिए कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए? ईजी चाहिए। अब क्या किया मैंने ना, टेम्परेचर बढ़ा दिया। टेम्परेचर बढ़ाया तो मान लो ये वाला बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड टूटा तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, एक ये रहा एक ये रहा। इन 2 इलेक्ट्रॉन की जगह 2 होल्स बन गए, एक होल ये रहा एक होल ये रहा। समझ आ रही है बेटा मैं क्या कर रहा हूं? 2 होल्स बन गए। अब ये खाली सिलिकॉन नहीं बचा, ये सिलिकॉन प्लस हो गया इन शॉर्ट, क्योंकि जो एक इलेक्ट्रॉन देता है वो सिलिकॉन, जैसे सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया तो ये एक आयन बन गया, इमोबाइल आयन है जो मूव नहीं कर रहा। समझ आ रही है मैं क्या कर रहा हूं बेटा? ठीक है, ये वाइब्रेट कर रहे हैं, आयंस अपने मेन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट तो करते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, 2 होल्स फ्री हो गए। यहां से एक चीज तो पक्का आ गई कि मिनिमम एनर्जी required to create an electron hole pair is कितनी चाहिए बेटा? Eg। कम से कम इतनी एनर्जी चाहिए, मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड, जो आपको एनर्जी चाहिए वो Eg से ज्यादा या Eg के इक्वल होगी, तभी टू जनरेट एन इलेक्ट्रॉन होल पेयर, एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर को जनरेट करने के लिए। अगर आपका इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करना है, कम से कम इतनी एनर्जी चाहिए, चाहे वो आप एनर्जी टेम्परेचर से दो चाहे किसी और से दो, कुछ भी। अब आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, ज्यादा बॉन्ड्स टूटेंगे, तो ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे। इस केस में 2 इलेक्ट्रॉन बने हैं तो 2 होल्स बने हैं। तो अगला पॉइंट क्या आ गया बेटा? Ne इक्वल टू NH इज इक्वल टू Ni। इसका मतलब क्या है? मतलब ये हो गया नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर डेंसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा हूं अब मैं, जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन कर रहे हैं, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स इज इक्वल टू इंट्रिंसिक चार्ज कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब भी तो यही होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो Ne इक्वल टू NH इक्वल टू Ni, दैट्स वाई Ne इंटू NH इज इक्वल टू Ni स्क्वायर। ये एक रूल होता है जो आपको ध्यान होना चाहिए। इस रूल का नाम है लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या नाम है बेटा? लॉ ऑफ मास एक्शन। ये रूल हमेशा एप्लीकेबल होगा। Ne इंटू NH शुड बी इक्वल टू Ni स्क्वायर।
यहीं से अगला पॉइंट क्या आ गया, अगला पॉइंट क्या आ गया, इसमें एनर्जी, मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए, बैंड गैप के इक्वल चाहिए, N और NH बराबर होने चाहिए। तो बेटा सारे एटम ही हैं। व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, नेट चार्ज ऑन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज 0। कितना होगा बेटा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पे नेट चार्ज 0। सिलिकॉन का आयन बना है बाद में, पॉजिटिव आयन, ठीक है, समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं। होल क्या है, व्हाट इज होल, होल इज द वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, होल इज द वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बड़े ध्यान से समझना है, मतलब वहां पे एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है। सपोज मैंने कहा ये वाला बॉन्ड टूटा, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, एक ये वाला बॉन्ड टूट के यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, एक इलेक्ट्रॉन इस होल की जगह चला गया तो खत्म हो गया इलेक्ट्रॉन होल पेयर। यहाँ पे अब एक होल खत्म हो गया, एक इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, है ना। तो उतने जितने इलेक्ट्रॉन कम हुआ उतने ही होल कम हुआ। इस वे में होल मूव करते हैं। होल यहाँ से यहाँ, मतलब जैसे क्या था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खत्म होकर यहाँ चला गया, उसने होल को खत्म कर दिया यहाँ पर, अब यहाँ होल बन गया, मतलब ये वाला होल यहाँ से यहाँ मूव कराया। समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ। होल की मूवमेंट फिजिकली नहीं होती, होल की मूवमेंट ऐसे होती है, इलेक्ट्रॉन वहां से वहां चला जाता है, उसकी जगह होल यहाँ जाता है, तो हम ऐसे बोल देते हैं कि होल इस वे में मूव करता है। ये याद रखने का तरीका, ये आपको समझ में आना चाहिए। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ये है। अब यहीं से मुझे पता लगा कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिपेंड प्योरली ऑन टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल, कि मटेरियल सिलिकॉन का है या जर्मेनियम का है, और किसी चीज पे डिपेंड नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि हमने इसके अंदर कोई भी इंप्योरिटी ऐड नहीं की। दिस इज ऑल अबाउट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अगर मैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए बैंड डायग्राम बनाऊं, तो ये मेरे पास वैलेंस बैंड आ गया, ये मेरे पास कंडक्शन बैंड आ गया, ठीक है। एक वैलेंस बैंड आ गया, एक कौन सा बैंड आ गया, कंडक्शन बैंड आ गया। इसमें कुछ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, ये Eg बैंड गैप है। जब ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करेंगे तो ये पीछे कुछ होल्स छोड़ेंगे, ये होल्स बनाए हैं मैंने, ये होल्स शो की। हाँ तक क्लियर है यहाँ तक। इसमें डायरेक्टली वहीं पर जंप करना पड़ेगा और कोई बीच में लेवल आता ही नहीं, ठीक है। इसी केस में एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द फर्मी एनर्जी लेवल lies between वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, इनके बीच में होता है फर्मी एनर्जी लेवल। हम तक क्लियर है यहां तक। यहीं से एज टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, which results in conductivity increases। कंडक्टिविटी क्या करती है बेटा, इंक्रीज होती है। यहीं से आपको पता होना चाहिए कंडक्टिविटी ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर increases with increase in temperature। टेम्परेचर बढ़ाने के साथ इसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है। कैसे बढ़ती है, बड़े ध्यान से देखना है। N इज इक्वल टू एन नोट, N इज इक्वल टू एन नोट T टू द पावर 3/2 E टू द पावर माइनस Eg/2 kBT। ये एक फॉर्मूला है, ये आपको ध्यान रखना है। N डिपेंड ऑन, इन दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। अब आप बड़े ध्यान से देखना, टेम्परेचर बढ़ा दूं तो Eg/2 kBT कम हो जाएगा, तो E की पावर माइनस Eg/2 kBT बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा तो N बढ़ जाएगा। N है क्या, N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जंपिंग फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड,
ठीक है, तो इसका मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जंप कर रहे हैं तो कंडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने के साथ बढ़ जाती है। अब अभी मैंने आपको बताया कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, अगर कंडक्टिविटी बढ़ जाती है तो रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी को क्या होगा, रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ बढ़ जाती, कम हो जाती है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला आता है वो ये होता है रो इक्वल टू रो नॉट ई टू द पावर ई जी बाई 2 kBT। इस वे में वेरी करती है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती है। तो अगर मैं रेजिस्टिविटी में और टेम्परेचर में ग्राफ बनाऊं तो ऐसा ग्राफ बनता है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने के साथ रेजिस्टिविटी सेमीकंडक्टर की एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करती है, ठीक है। अब यहीं से एक पॉइंट और, द कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, conductivity of intrinsic semiconductor is low and depend only on temperature and nature of material, कि मटेरियल सिलिकॉन का है, जर्मेनियम का है, इन चीजों पे भी डिपेंड करती है। अगला पॉइंट इसी में, इफ energy is provided to generate electron hole pair by light or photon, अगर मैं लाइट और फोटोन से एनर्जी दूं तो एक बात तो पक्का हो गया कि इंसिडेंट एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू बैंड गैप। इंसिडेंट एनर्जी का मतलब हो गया एच न्यू इंसिडेंट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू बैंड गैप। तो यहां से आ गया न्यू इंसिडेंट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू बैंड गैप बाय एच। तो ये आपका न्यू इंसिडेंट आ गया। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी आपको कितनी चाहिए बेटा, वो चाहिए ई जी बाई एच। क्लियर है, ये इतनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए बैंड गैप बाय एच। अगर वेवलेंथ की टर्म में बात करूं, एच सी बाई लैम्डा इंसिडेंट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू बैंड गैप। तो यहां से आ गया लैम्डा इंसिडेंट शुड बी लेस देन इक्वल टू एच सी बाई ई जी। तो यहां से आ गया इंसिडेंट जो मैं लाइट डाल रहा हूं उसकी मैक्सिमम वेवलेंथ होनी चाहिए एच सी बाई ई जी। कितनी होनी चाहिए, एच सी बाई ई जी। यहीं से मुझे पता लग रहा है एच सी का मतलब क्या होता है बेटा, 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम बाई ईजी लिखना है आपको। ये क्या है, अगर आप ईजी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख दोगे तो आपकी ये जो वेवलेंथ आ जाएगी, ये मैक्सिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड है जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर को जनरेट कर सकती है। और ये आपको ऐसे कैलकुलेट करनी है। दिस इज ऑल अबाउट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और प्योर सेमीकंडक्टर। ए पीस ऑफ, अगले दो क्वेश्चन है बेटा, पहले ये देखते हैं क्या है। ए पीस ऑफ कॉपर एंड सिलिकॉन आर कूल्ड फ्रॉम room temperature to 80 Kelvin, room temperature to 80 Kelvin, what will happen to resistance of copper and silicon? देखते हैं बेटा, कॉपर तो मेरे पास एक मेटल है और सिलिकॉन मेरे पास एक सेमीकंडक्टर है। टेम्परेचर को कम कर रहा हूं, तो मेटल का मतलब कंडक्टर है, कंडक्टर का मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी में पड़ा है कि रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर कम हो जाएगा। क्लियर है। और एंड सेमीकंडक्टर का अभी पढ़ा था रेजिस्टेंस ऑफ सिलिकॉन बढ़ जाएगा। समझ आ रही है मैं क्या कर रहा हूं, क्यों, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी कम हो रही थी, तो टेम्परेचर कम करने से रेजिस्टिविटी ज्यादा हो जाएगी। अब क्या है, कम इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, तो कम कंडक्टिविटी कम होगी, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो अगर कूल कर रहा हूं तो कॉपर का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, सिलिकॉन का रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। ये नीट में प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार नीट और एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। अगले पे आ जाते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रॉन होल पेयर इन जर्मेनियम सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर।
अब आपको पता होना चाहिए बेटा बैंड गैप फॉर जर्मेनियम मैंने आपको बताया था कितना होता है 0.67 इलेक्ट्रॉन। उसने मैक्सिमम वेवलेंथ पूछी है, मैक्सिमम वेवलेंथ का क्या फॉर्मूला था 12400 बाय 0.67 एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेशन आप कर लेना, ये आपका आंसर आ जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्ट में ऑलरेडी आपको ये बता चुका। नेक्स्ट इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और डोप्ड सेमीकंडक्टर। As the conductivity of intrinsic semiconductor is low and depend only on temperature, so to improve its conductivity, we will add some impurity in it, and that process of adding the impurity, the process of adding the impurity in an intrinsic semiconductor to improve its conductivity is called doping. The process of adding the impurity in an intrinsic semiconductor to improve its conductivity is called doping, and the semiconductor so obtained is called doped semiconductor or extrinsic semiconductor. The added impurity is called dopants. Added impurity is called dopants. Generally, doping is done in the ratio 10 to the power 6 ratio 1, means 10 to the power 6 atoms of pure semiconductor and 1 atom of impurity, 1 atom of dopant. जनरली इस रेशो में करते हैं। अगर मैं इस रेशो को बढ़ा दूं, मतलब यहाँ 1 की जगह 2, 3, 4 कर दूं, तो कंडक्टिविटी और भी इंप्रूव हो जाती है डोपिंग के साथ। ठीक है, अब इसी के बाद इसमें आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, द एडेड इम्प्योरिटी की कुछ करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए कि उसका साइज जिसमें ऐड कर रहे हैं उसके कंपेरेबल होना चाहिए, उसके आसपास का साइज होना चाहिए। तो हमारे पास बेटा हमने जो सेमीकंडक्टर लिया था वो 14th ग्रुप एलिमेंट का लिया था, तो ये जो डोपेंट्स होंगे या तो 13th ग्रुप एलिमेंट होंगे या 15th ग्रुप एलिमेंट होंगे, ध्यान रखना। 13th ग्रुप एलिमेंट का मतलब जिसमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, तो वहां से पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। अगर ये वाली इंप्योरिटी ऐड करूंगा तो कौन सा सेमीकंडक्टर बन जाएगा बेटा, एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमने 2 टाइप के पढ़ने हैं, एक एन टाइप और एक पी टाइप। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्यों बनाते हैं, कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के साथ क्या प्रॉब्लम थी, कंडक्टिविटी लो थी और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती थी। किस वे में इंट्रिंसिक से एक्सट्रिंसिक बनाते हैं, इंप्योरिटी ऐड करके। इंप्योरिटी का नाम क्या है, डोपेंट। डोपेंट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, साइज कंपेरेबल होना चाहिए। प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डोपिंग बोलते हैं। कौन कौन से ग्रुप के एलिमेंट है, 13th और 15th, इसमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाली जब इंप्योरिटी ऐड करूंगा तो पी टाइप सेमीकंडक्टर, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाली इंप्योरिटी ऐड करूंगा तो एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये डोपिंग की रेशियो है। अब अच्छा, इसमें एक चीज बहुत से स्टूडेंट गलती करते हैं, 10 की पावर 6 एटम सिलिकॉन में मैंने एक एटम इंप्योरिटी का डाला, मान लो फास्फोरस का डाला, 15th ग्रुप से आ गया। अब अगर मैं कह दूं 10 की पावर 24 में कितने डलेंगे, 10 की पावर 6 में एक इलेक्ट्रॉन डला, एक फास्फोरस डला है 10 की पावर 6 एटम में सिलिकॉन के, तो बेटा इसमें कितना डलेंगे। कई स्टूडेंट बोलते हैं 10 की पावर 6 में एक, 10 की 24 में 4, वो गलत होगा बेटा। रेशियो सेम होनी चाहिए। इसमें 10 की पावर 18 डलेंगे। अब रेशियो देख लो भाई, आ रही है 10 की 6 में 2 इंटू 10 की 6 में 2, 3 इंटू 10 की 6 में 3, 10 इंटू 10 की 6 दैट इज 10 की पावर 7 में 10। तो बेटा 10 की पावर 7 में 10, मतलब दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई किया, तो इसीलिए इनकी रेशियो सेम होनी चाहिए। ये चीज आपको समझ में आना चाहिए कि हमें इंप्योरिटी के कितने एटम्स इसमें डालने। नेक्स्ट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, अगर मैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डाल दूं, कौन सी इंप्योरिटी डाल दूं बेटा, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डाल दूं, तो जो सेमीकंडक्टर बनेगा उसको हम कौन सा सेमीकंडक्टर बोलेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर। या मैंने फास्फोरस डाला जिसके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 ने बॉन्ड बना लिया, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, इसने पीछे होल नहीं छोड़ा, इलेक्ट्रॉन की जगह जहां से इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा वहां होल तब छोड़ेगा जब वो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़ के आए। अब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया, मान लो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, अब ये 2 होल बनेगी। समझ आ गया मैंने क्या कहा, मतलब ये है कि इसमें जितनी इंप्योरिटी एटम्स फालतू डले हुए होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स फालतू आएंगे। तो इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल्स से ज्यादा होंगे पर यूनिट वॉल्यूम। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, अगर हम मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की बात करें
तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन होंगे। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की बात करें तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हमारे होल्स होंगे। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इसमें होल होंगे। बट Ne इंटू NH विल बी इक्वल टू Ni स्क्वायर, वो ऐसे का ऐसे होगा। समझ आ गया मैंने क्या कहा है? यहां से बेटा ये जो फोस्फोरस ने इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रॉन देने के बाद फोस्फोरस पॉजिटिव इमोबाइल आयन बन गया, और ये जो इम्प्योरिटी डाली है, इस इम्प्योरिटी को हम डोनर टाइप इम्प्योरिटी बोलते हैं। डोनर टाइप इम्प्योरिटी क्यों बोलते हैं बेटा? क्योंकि इसने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी एटम्स पॉजिटिव आयन बनेंगे, पॉजिटिव इमोबाइल आयन बन जाएंगे। हाँ बेटा क्लियर है? नेट चार्ज, इस पे नेट चार्ज कितना होगा? नेट चार्ज 0 होगा। हाँ बेटा क्लियर है? नेट चार्ज कितना होगा इस पे बेटा? 0 होगा। ठीक है, ये नेट चार्ज 0 आ गया। अब नेट चार्ज 0 है, फिर भी इसको एन टाइप क्यों बोलते हैं? एन टाइप इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें मेजॉरिटी वालों पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव वहां से आता है। क्यों नेट चार्ज 0 है? क्योंकि सिलिकॉन के एटम्स के बीच में हमने किसका एटम डाला है बेटा? फोस्फोरस का। जितनी ज्यादा डोपिंग की कंसंट्रेशन होगी उतनी ज्यादा इसकी कंडक्टिविटी होगी, क्योंकि उतने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें एक्स्ट्रा मिलेंगे पर यूनिट वॉल्यूम। इस पे नेट चार्ज 0 है, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डालने की वजह से ऐसा आता है। और आफ्टर डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन द डोनर एटम बिकम्स पॉजिटिव आयन। अब अगर मैं बैंड डायग्राम बनाऊं तो वही एक वैलेंस बैंड होगा, एक कंडक्शन बैंड होगा, एक वैलेंस बैंड है, एक कंडक्शन बैंड है। अब कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे एक एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल आ जाता है, जहां पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जो फोस्फोरस का 5th इलेक्ट्रॉन था। इस एनर्जी लेवल का नाम है डोनर एनर्जी लेवल। अब इलेक्ट्रॉन्स यहीं से जंप कर जाएंगे। ठीक है, पहले तो यही वाले फ्री हो जाएंगे, बाद में यहां से आएंगे, और यहां से जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो पीछे होल्स नहीं छोड़ेंगे। जब बाद में यहां से 1-2 इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, वो पीछे क्या छोड़ के जाएंगे बेटा? होल्स, क्योंकि वैलेंस बैंड से जो इलेक्ट्रॉन आया है वो बॉन्ड तोड़ के आया है। तो आपको ये चीजें एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्लियरली समझ में आनी चाहिए। एन इंटू एन एच एन आई स्क्वायर के इक्वल होगा इसमें भी। नेक्स्ट सेमीकंडक्टर इज पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी डालेंगे। कैसे इंप्योरिटी डालेंगे बेटा? ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी डालेंगे तो वो पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। कैसा सेमीकंडक्टर बन जाएगा? पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। तो हम वो ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी डालेंगे। इसमें मेजॉरिटी किसकी आएगी? होल्स की होगी। माइनॉरिटी किसकी होगी? इलेक्ट्रॉन्स की होगी। मेजॉरिटी होल्स की होगी, माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स की होगी। NH Ne से बड़ा होगा, बट Ne इंटू NH Ni स्क्वायर के इक्वल होगा। Ne इंटू NH किसके इक्वल होगा बेटा? Ni स्क्वायर के इक्वल होगा। इंट्रिंसिक में ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी डालने पे ही आता है। नेट चार्ज इसमें भी क्या होगा? 0 होगा। फिर इसको पी टाइप क्यों बोलते हैं? क्योंकि होल्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, जो कि मेजॉरिटी कैरियर्स हैं। हाँ बेटा समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा है? अब यहीं से यहां से कुछ चीजें और ध्यान रखनी है। इसमें जैसे माना एल्यूमिनियम इंप्योरिटी डाली, उसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा एक्सेप्ट किया, तो एल्यूमिनियम नेगेटिव, तो ये नेगेटिव इमोबाइल आयन बन जाता है एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद। इसको एक्सेप्टर टाइप सेमीकंडक्टर भी बोल देते हैं। समझ आ रही है? इसमें क्या होगा? एक वैलेंस बैंड होगा, एक कंडक्शन बैंड होगा,
वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर एक एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल आएगा, जिस एनर्जी लेवल का क्या नाम होगा, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। क्या नाम होगा बेटा, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। ये एनर्जी लेवल यहाँ से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, जहाँ से एक्सेप्ट करेगा वो पीछे से क्या छोड़ के आएंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन्स छोड़ के आएंगे, पीछे से होल छोड़ के आएंगे। ये जो गैप होता है ये 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास का होता है, 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास का गैप होता है। पिछले वाले केस में भी ये इतना ही गैप था, ये आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए। एन टाइप बिल्कुल सेम लाइन पर पी टाइप की तरह ही होता है। एक सेमीकंडक्टर में करंट दो वजह से चलता है, एक इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, दूसरा होल्स की वजह से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के करंट को भाई अगर होल्स पॉजिटिव वाले इस साइड जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है उससे अपोजिट चलेंगे, इसलिए दोनों करंट ऐड हो जाएंगे। होल्स पे पॉजिटिव चार्ज है, करंट की डायरेक्शन वही होगी, इलेक्ट्रॉन इस साइड जा रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की मोशन से अपोजिट होगी, तो ये होगी। तो ये आ जाएगा NeEAVE प्लस NHEAVH। तो यहां से जो करंट आया वो आया EA NeVe प्लस NHVH। EA NeVe प्लस NHVH, ये करंट की वैल्यू आपकी यहां से आ गई। फिर यहीं से V को वही मोबिलिटी की टर्म में अगर मैं लिख के सारा कुछ बनाऊं और कंडक्टिविटी का फॉर्मूला लिखूं तो ये आता है E NeμE प्लस NHμH। NH नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है। ये क्या है बेटा, कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर। एक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी का ये फॉर्मूला होता है जो आपको ध्यान में रखना है। पूरा डिराइव करके आएगा, ओम्स लॉ वगैरह लगा के सारा कुछ करके, ठीक है। ये इस हिसाब से आपको ये ध्यान। अगला क्वेश्चन है, सपोज ए प्योर क्रिस्टल है 6 × 10⁻28 एटम्स, 10⁻28 atoms per meter cube. It is doped by 1 ppm concentration of arsenic. Calculate the number of electrons and holes in the doped semiconductor. बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये जो वर्ड लिखा हुआ है 1 ppm। ppm का मतलब है पार्ट्स पर मिलियन, मतलब 10⁻6 एटम में हमने एक इम्प्योरिटी डाली है। ठीक है, तो एक एटम में 10⁻6 इम्प्योरिटी डाली है और 6 × 10⁻28 एटम में 6 × 10⁻22 इम्प्योरिटी एटम डाले। इम्प्योरिटी है आपकी आर्सेनिक, आर्सेनिक होती है पेंटावेलेंट। तो जितने एटम है एक पेंटावेलेंट एक इलेक्ट्रॉन को फालतू देता है, तो यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम जैसे 6 × 10⁻22 पर मीटर क्यूब। NH मुझे निकालना है, Ni की वैल्यू दी हुई है 5 × 10⁻50। ठीक है, क्या रूल लगा दो बेटा, Ne × NH = Ni²। यहां से आप कैलकुलेट करके NH निकाल लोगे। ये Ne ऐसा क्यों आया, जितने मैंने इम्प्योरिटी एटम्स पर मीटर क्यूब डाले हैं, हर इम्प्योरिटी एटम एक इलेक्ट्रॉन को देता है एक्स्ट्रा, तो उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब आ जाएंगे। वहां से लॉ ऑफ मास एक्शन लगा के मैंने NH निकाल लेना।